नीलिमा प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं जागते रहो और हम बात करेंगे एलएसी की। एलएसी पर चल रहा विवाद और इस विवाद के बीच दोनों ही देशों यानी भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की आज बैठक हुई और बैठक में भारत ने अपना रुख साफ कर दिया कि जो यथास्थिति है उसमें कोई बदलाव मंजूर नहीं है। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। एलएसी पर भारत का कड़ा रुख। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को ताजिकिस्तान में मुलाकात की। लद्दाख से करीब 920 किलोमीटर दूर दुशांबे शहर में 1 घंटे चली इस मीटिंग में एलएसी पर चल रहे विवाद को सुलझाने पर बात हुई। बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि जैसी स्थिति है उससे छेड़छाड़ मंजूर नहीं। इस बातचीत को लेकर विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ करीब 1 घंटा तक चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद्र एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर में लंबित मुद्दों से जुड़ा हुआ था। एलएसी पर पिछले साल मई के बाद से ही भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ है। हालांकि सैन्य और कूटनीतिक स्तर की वार्ता के बाद कुछ जगहों से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे और वहां चले गए जहां पहले थे, लेकिन अब भी एलएसी से लगे कई इलाकों से सैनिकों की वापसी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि आर्मी कमांडर्स की अगली बैठक में बचे रह गए सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को दोस्त बताते नहीं थकते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब एक दूसरे से नाराजगी चल रही है? दरअसल हुआ यह है कि चीन के इंजीनियर्स मारे गए हैं पाकिस्तान में और ये अब तल्खियां किस तरीके से आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में तय होगा। पाकिस्तान पर भड़का चीन। पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियर की मौत। ये तस्वीरें पाकिस्तान के दासू इलाके की हैं, जहां एक बस पर बम से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इस बस में चीनी इंजीनियर जा रहे थे। हमला इतना भीषण था कि कई लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 9 चीनी इंजीनियरों समेत अब तक करीब 13 लोग मारे गए हैं। कई लोग घायल भी हुए हैं। चीन अपने नागरिकों की मौत से तिलमिलाया हुआ है। चीन ने इमरान सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच की जाए और हमले के दोषियों को अरेस्ट किया जाए। जिस जगह यह हमला हुआ वो इलाका खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आता है। ये लोग ऊपरी कोहिस्तान इलाके में मौजूद दासू डैम पर जा रहे थे। इन सभी इंजीनियरों को स्थानीय पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए ले जाया जा रहा था। चीन अरबों डॉलर की सीपीईसी योजना के तहत पाकिस्तान में कई परियोजनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन स्थानीय लोग चीन की इन परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के धमाके होते रहे हैं। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां पर पाकिस्तान तालिबान के आतंकी सक्रिय हैं। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में अक्सर होते रहते हैं और अब इस तरह के जानलेवा हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम बात करते हैं दुनिया के नक्शे पे एक ऐसे मुल्क की जो बार बार सबको धमका रहा है। अफगानिस्तान में कैसे तालिबान अपना दखल बढ़ा रहा है और कैसे दूसरे मुल्कों को भी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा है तालिबान राज। अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है तालिबान की क्रूरता।
तालिबान चाहता है कि जल्दी से जल्दी विदेशी सैनिक उसकी धरती से बाहर हो जाएं ताकि कोई उसे चुनौती ना दे सके और अफगानिस्तान सरकार की मदद करने वाला कोई ना हो। इसके लिए तालिबान अब दूसरे देशों को भी खुलेआम धमकियां दे रहा है। तालिबान की तुर्की को धमकी। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती को लेकर तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती करने के तुर्की के फैसले से भड़क गया है तालिबान। तालिबान ने तुर्की को अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने की बात की है। यही कारण है कि तुर्की के करीब 1000 सैनिक अभी अफगानिस्तान में तैनात रहेंगे। इसी को लेकर तालिबान ने कहा है कि तुर्की का ये फैसला गलत है। तालिबान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों को मारा है और साथ ही साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट डिमांड करी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में तालिबान के मामले में अपने आप को ना थोपे, ये एक जायज़ डिमांड है। खबरों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और तुर्की में सहमति बनी है। काबुल एयरपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान का एयर स्पेस एक अंतर्राष्ट्रीय रूट भी है। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का मतलब एशिया और यूरोप के आसमान पर कब्जा करना है। माना जा रहा है कि तुर्की इसके जरिए अमेरिका से विवाद भी कम करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन ने 9 जुलाई को कहा था कि तुर्की और अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी तुर्की की होगी। वहीं तालिबान का कहना है कि तुर्की को 2020 के समझौते के तहत अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। उधर तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। देश से लगने वाली कई महत्वपूर्ण सीमाओं पर उसका कब्जा होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि देश करीब आधे जिलों पर उसका कब्जा हो चुका है। तालिबान की नजर कंधार और काबुल पर है। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा करने से उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो भारत को चकमा दे, वो भारत को नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारे जो जाबाज जवान हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देते हैं। वो हर बार पाकिस्तान को उसकी औकात बताते हैं। सेना के जवान तैयार हैं दुश्मन के मंसूबे को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दुश्मन की हर हरकत का बंदूक के जरिए जवाब देने के लिए और सीज़फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। भारतीय सेना एलओसी पर प्रोजेक्ट दूरदृष्टि के जरिए पूरी मुस्तैदी और आधुनिक उपकरणों के साथ दुश्मन की हर साजिश का खात्मा करने के लिए तैयार है। इन्हीं लॉन्च पैड्स को, चाहे वो कोटली हो, निकियाल हो या जंद्रोट हो, इन सभी को अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय सेना लगातार ड्रोन से लड़ने की क्षमता पर काम कर रही है। जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से पाकिस्तान बेचैन है। उसके आतंकी मारे जा रहे हैं तो अब उसने ड्रोन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ड्रोन लॉन्चिंग पैड के साथ एंटी ड्रोन गन का परीक्षण भी कर रही है। ये है प्रोजेक्ट दूरदृष्टि, जिसके जरिए जो हमारे जवान हैं जो सीमा पर तैनात हैं, उनके साथ साथ इन डिवाइसेस के जरिए, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर यूएवी या ड्रोन हो, उनके मूवमेंट्स को भी लगातार ट्रैक करते आए हैं। जवानों ने दुश्मनों के मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर ली है। सैनिक घुसपैठ को बेअसर करने के लिए फायरिंग की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं एक लाइव फायरिंग ड्रिल। हम जानते हैं कि भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ रोकती आई है और साथ ही इन्हें न्यूट्रलाइज भी करती आई है। भले ही युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं फिलहाल रुकी हुई हैं, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं की है। इसी तरह हमारी सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी तैयारी को चाक चौबंद रखती है। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में रौनक लौटने लगी है। नई परियोजनाओं के साथ विकास के काम तेजी पर हैं। पाकिस्तान से लगे जम्मू कश्मीर के गांव में सड़क और बंकर बनाने का काम जारी है। साथ ही जारी है गांव में बिजली लाने का काम भी।
शेलिंग न होने की वजह से अब बिना रुकावट के सड़क बनाने का काम, बंकर बनाने का काम, यहाँ तक कि कुछ ऐसे गांव जो सीधे शेलिंग जोन में आते थे और अब तक वहाँ बिजली नहीं पहुँच सकी थी, वहाँ अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी किया जा रहा है। 5 अगस्त के बाद से घाटी में फिर से अमन और चैन लौटने लगा है। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं और इसीलिए अब लड़के ही नहीं लड़कियां भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर तो कोई सेना में ऑफिसर बनने के सपने देख रहे हैं। इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। मुझे डॉक्टर बनना है। सेना इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर हो, साथ ही वो 24 घंटे सीमा पर नजर बनाए रखें ताकि दुश्मन की कोई भी चाल कामयाब न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 30 नवंबर 2020 ये वो मौका था, यानी देव दिवाली का मौका, और देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में थे और वहां के लोगों पर स्नेह लुटा रहे थे। कल एक बार फिर ऐसा ही मौका आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 नहीं बल्कि 1500 करोड़ की सौगात देंगे काशी के लोगों के लिए। काशी आने वाले हैं मोदी। 1500 करोड़ का गिफ्ट रेडी। देश के प्रधानमंत्री मां गंगा के लाल और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी कल यानी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। कोरोना काल के चलते प्रधानमंत्री पिछले 8 महीने से वाराणसी नहीं आए हैं, लेकिन जब वो काशी के दौरे पर जा रहे हैं तो इससे काशी वासी काफी खुश हैं। अरे पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी में 1550 करोड़ आए हाय। अरे काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। पीएम वाराणसी जा रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। कल 15 जुलाई को मैं काशी जा रहा हूं, जहां मैं 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करूंगा। ये काम काशी और पूर्वांचल के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 से 10:30 बजे के करीब वाराणसी पहुंच जाएंगे और करीब 5 से 6 घंटे काशी में बिताएंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 744 करोड़ के 78 योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। 839 करोड़ की 206 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम के वाराणसी दौरे में सबसे महत्वपूर्ण है सिगरा इलाके में बनी 2 मंजिला इमारत रुद्राक्ष। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को भारत जापान मैत्री के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। सीधे आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे तैयारियों की कि आखिरकार किस तरीके से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को 186 करोड़ की लागत से ये सेंटर बना है और कैसे इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। सबसे पहले आपको ये भव्य तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जैसे इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है, चूंकि ये काशी की पवित्र धरती पर है। प्रधानमंत्री को वाराणसी पहुंचने पर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत प्रधानमंत्री हस्तशिल्प कारीगरों की तरफ से रुद्राक्ष और जरी से बने एक अंग वस्त्र समेत 3 अंग वस्त्र भेंट किए जाएंगे। को ये शंख जो बुना गया है और उस पर यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत का जो संस्कृत का श्लोक लिखा है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में उस कालखंड में दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इस विकास के शंखराज में माननीय प्रधानमंत्री जी को एक कार्यक्रम में यह शंख और इस संस्कृत के श्लोक का ये अंगवस्त्र दिया जाएगा। वाराणसी को तोहफा देने के साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा यूपी में होने वाले साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काशी में बोला गया एक एक शब्द साल 2022 के चुनाव की रणनीति तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ फिलहाल जागते रहो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप रिपब्लिक भारत।